अब केंद्र सरकार भी कानून लेके आई है। सिविल सर्वेंट्स का काम है कि कानून पे अमल किया जाए। ऑफिस के साथ भी मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था, बिना ऑफिस के मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था और ये रूटीन मैंने करीबन 3-3.5 साल फॉलो किया। तो हाँ, मेहनत लगती है, बट हाँ, अगर आप राइट डायरेक्शन में तैयारी करते रहो तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये मेहनत का तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, उसके अलावा परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि रिवीजन और अपना प्रैक्टिस जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कि मैं मानता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो शायद इन्हीं 2 वजह की वजह से हुआ है कि रिवीजन मैं बहुत करता था और प्रैक्टिस में बहुत करता था। यूपीएससी के नतीजे में भोपाल के क्षितिज आदित्य शर्मा ने भी बाजी मारी है। क्षितिज मेरे साथ मौजूद है। क्षितिज, एक तो सबसे पहले बधाई आपको, आपके यूपीएससी में सिविल सर्विस में जाने की का मौका आपको मिल रहा है। किस तरह से आपने प्रिपरेशन की थी और क्या आपने टारगेट फिक्स कर दिया था कि मुझे यूपीएससी में जाना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और यूपीएससी मेरा बचपन से लक्ष्य तो नहीं था। मेरा रुझान पहले तो थोड़ा एक प्राइवेट सेक्टर जॉब की तरफ था, पर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से मैंने अपना मन बनाया। थोड़ा पेरेंट्स के मन में भी ये विचार था बहुत पहले से, पर वो ज़्यादा आँख खुल के व्यक्त नहीं करते थे। वो कहते थे कि आपको जो करना है वो करिए। पर कोरोना में भी ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा चिंतन करने लगा कि मुझे एक नौकरी से मेरी क्या अपेक्षा है। एक जो सेटिस्फैक्शन आपको मेरे ख्याल से नौकरी में आप चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में ही आपको सबसे ज़्यादा वो प्राप्त हो सकता है। और पब्लिक सर्विस से बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता कोई नौकरी आपको दे सकती है। तो पब्लिक सर्विस में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है, अभी जो बात हम यदि करें तो पेपर लीक के मामले जिस तरीके से उठ रहे हैं, पूरे देश भर में बात हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस भी इस बात को लेकर बात कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए कानून हम लेकर आएंगे। आपको लगता है कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और उसके लिए आप भी कोई अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं सेवा में आने के बाद? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पेपर लीक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। बेशक यूपीएससी में तो समस्या नहीं देखी जाती क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। पर अगर हम स्टेट के कई एग्जामों की बात करें, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बट उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, इन सभी स्टेट्स की बात करें, तो ये बहुत बड़ा एक चिंतन का विषय है। और एक तरह से मैं कहूँगा कि देश की युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और देखें तो केंद्र सरकार इसमें एक नया कानून भी लेके आई है। हमको मेरे ख्याल से कुछ उस कानून को थोड़ा वक्त देना चाहिए, शायद उसका परिणाम हमको देखने को। लेकिन आप यदि सिविल सर्विस में आते हैं तो इस दिशा में आप भी कोई पहल कर सकते हैं कि अपनी तरफ से या कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपके मन में कोई विचार हो? जी, मेरे ख्याल से मेरा मानना तो यही है कि कानून ऑलरेडी है हर राज्य में। अब केंद्र सरकार भी कानून लेके आई है। सिविल सर्वेंट्स का काम है कि कानून पे अमल किया जाए, सख्ती से एग्जाम का प्रोसेस कंडक्ट किया जाए। जो एक मापदंड यूपीएससी ने अपने लिए स्थापित किया हुआ है, उसी स्टैंडर्ड पर सारे स्टेट सेवा के एग्जाम होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये स्टेट के ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी है। अभी देश भर में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसा आप यदि प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो आपको लगता है कि कुछ चुनाव की व्यवस्था में भी कोई बदलाव होना चाहिए? इसको लेकर आपकी तरफ से कोई पहल हो या इसकी तरफ से भी आप कोई सुझाव देना चाहेंगे सेवा में आने के बाद? जी, मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि सबसे पहले वोटर अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो बैक हैंडेड प्रैक्टिसेस होती हैं चुनाव के 1-2 दिन पहले जो चीज़ें होती हैं, जो हम सभी जानते हैं, थोड़ा उन पर अंकुश लगाने की कोशिश होनी चाहिए। और पोलिंग बूथ्स में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल से। कई बार एलिगेशंस लगते हैं, कई बार रिगिंग के या कुछ हैवी हैंडेड टैक्टिक्स के एलिगेशन सुनने में आते हैं। आई थिंक सरकारी मशीनरी का यही रोल है कि प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखें और डेमोक्रेसी को पूरी तरह फूलने दें। प्रशासनिक सेवा में आने के बाद जन सेवा से एक तरीके से जुड़ जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई ऐसा सोच है कि मैं सेवा में आने के बाद इस तरह की पहल करूं ताकि कुछ नया सिस्टम में हो सके? कुछ इस तरह से भी आपने सोचा है क्या? जी, देखिए वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे मुझे पोस्टिंग मिलती है। पर मेरे फोकस एरियाज जिन पे मैं सबसे ज़्यादा काम करना चाहता हूँ वो है फीमेल एम्पावरमेंट, उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट, और यूथ के लिए नई नौकरी लाने की पहल। क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में युवा को एक बार बाहर जाना पड़ता है। मैंने खुद ने भी बॉम्बे में जॉब की है, तो ये मेरे लिए भी एक फोकस एरिया रहेगा। चलिए आदित्य, एक और बात बता दीजिए कि किस तरीके से आपने पूरी तैयारी की एग्जाम को लेकर और यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ? जी, मैंने एक्चुअली इस एग्ज़ाम की तैयारी घर से रहकर ही करी है। 2021 के अक्टूबर में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और करीब नवंबर या दिसंबर से मैंने अपनी तैयारी चालू कर दी थी। और किसमें थे आप? किसमें जॉब कर रहे थे? क्या मेरा ग्रेजुएशन लॉ में है। अच्छा। तो मैं बॉम्बे में कॉर्पोरेट लॉ फर्म में ही नौकरी कर रहा था। और कितनी तैयारी करना पड़ी आपको यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए? तकरीबन 2 साल। कैसे आपने क्या किसी कोचिंग संस्थान की मदद ली या खुद अकेले लेकर पढ़ाई की? यानी कितने घंटे आपने बिताए? कैसे पूरी तैयारी की?
जी, मैंने कोई कहीं फुल टाइम कोचिंग नहीं दी, मैं घर से ही तैयारी कर रहा था और मैंने निर्णय बना लिया था कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है कोचिंग के लिए, क्योंकि वो एक भेड़-चाल वाला माहौल बन जाता है दिल्ली में, ओआरएन में, और मुझे खुद को उससे दूर ही रखना था। मैंने घर पे रह के तैयारी करी, करीब 8 से 10 घंटे तैयारी का पढ़ने का मेरा गोल रहता था, पर घंटों से ज़्यादा मैं अपने टॉपिक्स पे फोकस करता था। मैं हर रात सोने के पहले एक लिस्ट बनाता था टॉपिक्स की जो मुझे कल पढ़ने हैं, और अगर वो जल्दी भी हो जाते हैं तो फिर खुद को ब्रेक दे देता था, जैसे कहीं मूवी देखने चला गया या अपने भाई के साथ कॉफ़ी पीने चला गया, उस तरह से। लोग कहते हैं कि मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से पढ़ाई प्रभावित होती है, क्या आपको लगता है कि आपने इसको कैसे मैनेज किया कि यानी मोबाइल कम से कम देखें या पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें? जी, मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैं खुद को कट ऑफ कर दूँ सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से, पर मैं ये ज़रूर करता था कि जैसे मैंने एक ब्लॉक बनाया है टाइम का, इन 3 से 4 घंटे पढ़ने का, उस समय मैं ना कोई ऐप देखूंगा, ना किसी मैसेज का रिप्लाई करूंगा, और बीच में जो मैं ब्रेक लेता था उनमें अपने दोस्तों से बात भी करता था, व्हाट्सएप पे उनसे चैट भी करता था, पर वो जो मेरे टाइम ब्लॉक्स फिक्स थे वहाँ पे मैं अपना फ़ोन छूता भी नहीं। यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है, ये दोनों भाई मेरे साथ मौजूद हैं। समीर जी। समीर जी, एक तो सबसे पहले बधाई आपको कि यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ। आप तो ऑलरेडी आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर आपने यूपीएससी क्यों चुना? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि जॉब डाइवर्सिटी यूपीएससी में हमें मिलती है अच्छी। दूसरी बात ये होता है कि हम लोग को पब्लिक डीलिंग होता है, डे टू डे पब्लिक से हम सेवा करने का मौका मिलता है। आरबीआई में अक्सर क्या होता है कि सेवा करने का मौका डायरेक्टली नहीं मिल पाता, बट हमें डायरेक्ट यहाँ पे सेवा करने का मौका मिलता है, और लोगों की समस्या को सुनना, उनको सोल्यूशन ऑन स्पॉट देना मेरा शौक था, तो इसलिए मैंने इसकी तैयारी करी। और मेरा यह था कि अगर मुझे आईएएस, आईपीएस या आईआरएस ऐसी कोई सेवा मिलेगी तो ही मैं आरबीआई छोड़ूंगा, और मुझे ये सेवा मिल जाएगी इस रैंक पे, तो मैं इसलिए खुश हुई बात से। तो कैसे आपने यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, कितनी बार आपको कोशिश करना पड़ी, किस तरीके से आपने तैयारी की? देखिए, तैयारी के लिए सबसे बड़ी बात, मैंने सिलेबस को अच्छे से रटा। उसके बाद सेकेंडली मैंने जितना भी सिलेबस पे टॉपिक्स होते हैं उसको अच्छे से पढ़ा मैंने, उनके बारे में मेरे पास 300 से 400 शब्द होने चाहिए। तीसरा ये था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सॉल्व किए। चौथा, मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए, जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो कोचिंग्स के होते हैं, उनको मैंने बहुत सॉल्व किया। और लास्टली मैंने जो इंटरव्यू की तैयारी करी, उसमें अगेन मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ध्यान दिया, अपने डैप पे बहुत काम किया, और एक होलिस्टिक मैंने पढ़ाई करी एक तरीके से। तो समझिए आप, क्योंकि आपके भाई का भी सिलेक्शन हुआ, दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ, ये एक बड़ी बात है, तो क्या आप एक दोनों साथ मिलकर इसकी तैयारी करते थे या एक दूसरे की मदद करते थे? बिल्कुल मदद करते थे। मैं तो बॉम्बे में कार्यरत हूँ, तो मेरी डायरेक्ट सचिन से फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी इस बार हम दोनों का इंटरव्यू था, तो हम दोनों ने साथ बहुत तैयारी करी। दोनों दिल्ली जाते थे मॉक इंटरव्यू देने, दोनों ने वहाँ बहुत समय बिताया, और पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था तो उसका बताते थे कि इसमें ऐसा कर लो, इनको नहीं आता तो मैं बताता था, तो दोनों का बहुत मदद रहा, और दोनों का ही सिलेक्शन हुआ, उससे बहुत खुशी है। ये कहा जाता है कि यूपीएससी के सिलेक्शन के लिए बहुत तगड़ी पढ़ाई करना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि आपने कितना समय दिया यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए? देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है दुनिया का ये, और सबसे टफेस्ट एग्जाम इसको मैं वर्ल्ड का मानता हूँ, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। ऑफिस के साथ भी मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था, बिना ऑफिस के मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था, और ये रूटीन मैंने करीबन 3-3.5 साल फॉलो किया। तो हाँ, मेहनत लगती है, बट हाँ, अगर आप राइट डायरेक्शन में तैयारी करते रहो तो आपको सक्सेस मिलता है। जॉब के साथ तैयारी करने में कुछ मदद मिल पाती है, या फिर कुछ लोग हम देखते हैं कि ड्रॉप होकर या अलग से तैयारी करते हैं, इसमें किस तरीके से आपने पूरा किया होगा? देखिए, जॉब के साथ समय तो कम ही मिलता है, और आरबीआई की जॉब थी उसमें काफ़ी कम समय मिलता था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पोजीशन पे वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ भी काम अच्छे से करना था। और मेरा मानना यह था कि जॉब को अच्छे से करना है, अगर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ तो उसको ईमानदारी से करना है। तो लेकिन समय कम मिलता था, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था, और मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा सा योगदान मानता हूँ कि उनका मुझे बहुत मार्गदर्शन था। उनका जो जिस तरह के वो काम करते थे, जिस तरीके का उनका वर्किंग स्टाइल था, जो 16-18 घंटे वो काम करते थे, तो मैं समझता था कि अगर 8-9 घंटे में नौकरी करता हूँ तो अगर कोई इतना बुजुर्ग व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है तो मैं थोड़ा और मेहनत कर सकता हूँ। तो इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा योगदान मानता हूँ। कुछ जो नए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, यदि वो कुछ आपसे समझना चाहें कि कैसे वो लगातार अटेम्प्ट करते रहें, क्या किस तरीके से प्रयास करते रहें? देखिए, जिस नाव में वो लोग इस साल है, मैं लास्ट ईयर था, मेरा भी लास्ट ईयर इंटरव्यू में नहीं हुआ था फाइनली, तो मुझे भी दुख हुआ था, लेकिन देखिए, कोशिश करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। आपको समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम में आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, जैसे जो मेरे दिन आज आया, हो सकता है उनके अगले साल आए, तो मेहनत करते जाइए और आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, मेहनत का ये नतीजा है। सचिन गोयल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, एक तो आपको बधाई यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए।
आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम होता है जन सेवा करना, और यूपीएससी में भी आकर, सिविल सर्विसेज में भी आकर लोगों की सेवा करना ही होता है। जी। तो आपको क्यों लगा कि डॉक्टरी के पेशे से ज्यादा बेहतर हो सकता है सिविल सर्विस में आना? देखिए, माना डॉक्टरी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, पर कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भैया ने भी बताया कि सिविल सर्विसेज हमें एक जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे पाएँ। जो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे लगा कि मेरे में क्षमता है कि मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपनी सेवाएं प्रदान कर सकूं, और जिन जिन तरीकों से मैं देश के लिए कुछ कर सकूं वो मैं कर सकूं। तो एमबीबीएस के साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे क्या अभी? नहीं, मैंने पिछले 1-2 साल से प्रैक्टिस अपनी छोड़ के कम्प्लीटली एग्जाम के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिया था। ग्रेजुएशन मेरा एम्स भोपाल से था, तो वो उसके बाद से फिर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि एमबीबीएस के बाद पीजी करके या कोई स्पेशलाइजेशन लेकर लोगों के बीच जाते आप अब सिविल सर्विस के जरिए जाएंगे? तो लोगों के पास तो अब हम अब भी जाएंगे, और मैं मानता हूँ कि जो हमने चीज़ें अपनी डॉक्टरी में सीखी, जो लोगों से हम डेली बात करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उसका समाधान करते थे, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सिविल सर्वेंट में मेरे को अपनी सेवाएं देने में बहुत मदद करेंगी, और मैं इन पे ही काउंट कर रहा हूँ कि शायद ये मुझे एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनाए। आपके सिलेक्शन के पीछे की क्या कहानी है? आपको क्या लगता है किस तरीके से आपने मेहनत की, क्या तैयारी की? देखिए, मेहनत का तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, उसके अलावा परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि रिवीजन और अपना प्रैक्टिस जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि मैं मानता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो शायद इन्हीं 2 वजह की वजह से हुआ है कि रिवीजन में बहुत करता था और प्रैक्टिस में बहुत करता था। कितने तो घंटे की पढ़ाई हो जाती थी? 8 से 10 घंटे तो आप मान ही लीजिए कि औसतन हो ही जाती थी। एग्जाम के टाइम पास पहुँचते पहुँचते थोड़ा बढ़ जाता था, दूर होता था थोड़ा कम हो जाता था, औसतन आप 8 से 10 घंटे मान सकते हैं। किसी तरीके का प्रेशर तो नहीं होता? क्योंकि कहते हैं यूपीएससी की आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, या हम दूसरे लोगों को समय नहीं दे पाते, तो क्या फुल टाइम आपने इसी की तैयारी में निकाला? हाँ जी, मैंने फुल टाइम इसी की तैयारी में किया। सही बात है, कई बार लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, पर कई बार कुछ चीज़ें उतनी मेहनत मांगती हैं तो वो हमें उतनी तो देनी ही पड़ेगी। उन्हें जो सैक्रिफाइस लगते हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो तो देने ही पड़ेंगे। एक ही घर से आप 2 भाइयों का एक साथ यूपीएससी में सिलेक्शन होना, जी। क्या एक दूसरे की हेल्प आप लोगों ने किस तरीके से की, और जब ये रिजल्ट आया तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये तो सपना ही था, ऐसा हमने पहले कभी सुना नहीं था। एक ही घर से 2? हाँ, पहले कभी हमने सुना नहीं था, पहली बार ऐसा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और साथ में एक दूसरे को देख के प्रेरणा तो मिलती ही थी, क्योंकि सामने वाला अगर आपके सामने कोई मेहनत कर रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली उसको देख के एक अंदर से आता है कि मैं भी इतनी मेहनत तो मुझे करनी ही चाहिए। तो वो तो डेफिनेटली एक फैक्टर था ही, और अच्छा तो बहुत लग रहा है आज आपको। और पूरा ओवरऑल आपने किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके के सब्जेक्ट लिए, कैसे पूरा प्रिपरेशन किया? मेरा मेडिकल साइंस ऑप्शनल था मेंस के लिए, तो वो क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी था तो मैंने उसको वैसे ही प्रिपेयर किया। उसके अलावा तो सेल्फ स्टडी मेनली मेरा था, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली जाता था। जी। तो समीर और सचिन है गोयल हैं जिनका सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है, और अब वो यूपीएससी के जरिए सिविल सर्विस में आकर लोगों की मदद करने का काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एग्जाम को लेकर तैयारी की थी, और उसी का नतीजा है कि यूपीएससी में इन 2 भाइयों का सिलेक्शन हुआ है। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।